हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आईएएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स के हों, चाहे मेंस के हों, चाहे फिर आप बात कर सकते हैं जो ऑप्शनल पेपर हों, उन तीनों को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो 2019 का जो आईएएस का प्रीलिम का पेपर हुआ था, उसके जो 51 से लेके जो 75 तक के क्वेश्चन है, यानी 25 क्वेश्चन हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले हम लोगों ने 2022, 21 और 20 तीनों साल के पेपर डिस्कस कर लिए हैं, और साथ साथ जो 2019 का जो पेपर है उसके 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है 51 नंबर की, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज इन इंडिया। तो यहाँ पर जो सवाल है वो पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के ऊपर है। अब इसको सिलेबस से हम लोग लिंक करें तो सिलेबस में आप अगर GS2 का जो पेपर उठाएंगे उसमें आपको यहाँ से लिंक कर सकते हैं आसानी से। उसमें आप देखिएगा कि जो वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय द सेंटर एंड स्टेट्स एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दी स्कीम्स mechanisms, laws, institutions and bodies constituted for the protection and betterment of these vulnerable sections। ये जो आपको जो ये सिलेबस में लिखा हुआ है जीएस पेपर 2 में, इससे आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे वल्नरेबल सेक्शंस हैं, वल्नरेबल सेक्शंस की बात करें तो वल्नरेबल सेक्शंस आप उनको बोलते हैं जैसे कि बच्चे हो गए, जो माताएं हो गई, महिलाएं हो गई, या फिर आप बोल सकते हैं जो सीनियर सिटीजन है हमारे यहाँ, उनको आप वल्नरेबल सेक्शन बोल सकते हैं। साथ साथ जो दलित हैं उनको आप वल्नरेबल सेक्शन बोल सकते हैं। जो सोशली और इकोनॉमिक रूप से पिछड़े जो हमारे तबके हैं समाज के, उनको आप बोल सकते हैं। तो उनके लिए सरकार अगर कोई कानून बनाती है या कोई स्कीम चलाती है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ इनके लिए जो बॉडीज़ बनाई गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हो या फिर कोई स्टेटूटरी बॉडी हो, तो वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे जैसे माइनॉरिटी के लिए आप जानते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन वगैरह भी होती है, फिर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन होती है। आपने नेशनल शेड्यूल कास्ट जो कमीशन होती है उसका नाम सुना होगा, नेशनल शेड्यूल ट्राइब जो कमीशन होती है उसका नाम भी आपने सुना होगा, नेशनल वुमेन कमीशन आपने सुना होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो ये सारे जो आयोग हैं वो जो हमारे जो समाज के जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनके लिए ये बनाए गए हैं। तो ये सिलेबस में मेंशन है, उसी के ऊपर ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें ये है कि पीवीटीजी रिसाइड इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस ऑप्शन को डिस्कस करके कि जो पीवीटीजीज हैं या फिर इसी तरह के और भी कोई तबके हैं, तो उनके बारे में अगर कोई जानकारी मिले आपको तो वो आपको उसको गौर से आपको देखना है। जैसे यहाँ पर पीवीटीज के बारे में बोला गया है कि ये 18 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी में रहती है। ठीक है, हो सकता है कल को ये पूछा जाए कि जो मिजोरम राज्य है उसमें जो ईसाइयों की पॉपुलेशन है वो इतनी % है। कल को ये पूछा जाए कि यहाँ जो इस स्टेट में जो ट्राइबल ग्रुप हैं उनका पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, या फिर इनका जो परसेंटेज है ट्राइबल ग्रुप्स का इस स्टेट में सबसे ज़्यादा है और इस स्टेट में सबसे कम है। तो इस तरीके के जो आंकड़े होते हैं वो आपको याद रखने ज़रूरी हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कि ए स्टैग्नेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीवीटी स्टेटस। तो इस क्वेश्चन में ये जो ऑप्शन है उसमें ये बोला गया है कि पीवीटीजीज को जो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर किसी ट्राइबल ग्रुप को पीवीटीजी माना जाता है, वो क्या क्राइटेरिया है उसके ऊपर एक सवाल पूछा गया है। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन जो ऑप्शन है उसको डिस्कस करके ये पता चलता है कि अगर कोई क्राइटेरिया है जिसके आधार पर हम किसी को दलित घोषित करते हैं, या फिर कोई कानून है जिसके अंतर्गत हम उसको किसी जो जाति है उसको हम लोग किसी लिस्ट में शामिल करते हैं, उनको उनके जो स्टेटस है उसमें चेंज करते हैं, उनको ओबीसी से हटा के फिर जनरल में किया जाता है, या फिर ओबीसी से हटा के एससी में किया जाता है। तो ये सारे जो क्राइटेरिया हैं जिनके आधार पर ये फैसले लिए जाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तीसरा इसमें ऑप्शन है कि देयर आर 95 पीवीटीज ऑफिशियली नोटिफाइड इन द कंट्री सो फार। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अभी तक जो है हमारे देश में जो 95 जो पीवीटीज हैं उनको ऑफिशियली गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया गया है। तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि जैसे अगर कोई डेटा है आपके सामने कि अभी जो हमारे यहाँ जो महिलाओं की जो शिक्षा है वो इतनी % है, या हमारे यहाँ जो महिलाओं की स्थिति है उसमें क्राइम रेट है वो इतना है। तो ये सारी जो डाटा होती हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। या हमारे जो देश में जो पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ की वो इतनी % है, हमारे जो देश में ये माइनॉरिटीज़ हैं वो इतनी स्टेट में पाई जाती हैं, या फिर हमारे जो देश में जो सीनियर सिटीजन है उनमें से इतने % को ये बीमारी है, या फिर इतने लोग जो हैं वो इससे पीड़ित हैं। तो ये सारे जो आंकड़े बीच बीच में आते रहते हैं, जो विभिन्न रिपोर्टों में आती रहती है, वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है। नेक्स्ट चौथा ऑप्शन जो ये है कि इर्रेगुलर एंड कोंडा रेडी ट्राइब्स आर इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ पीवीटीजीज।
तो इस ऑप्शन को देख के हमें ये पता चलता है कि कोई भी करंट अफेयर में अगर कोई ट्राइबल हो या फिर कोई कमीशन इसने ऐसा फैसला लिया हो कि अब जो ये समाज का विशेष जो तबका है उसे इस स्टेटस में डाला जाएगा या फिर उसे इस स्टेटस में निकाला जाएगा, ये सारी जो न्यूज़ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं हम। विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोहिबिशंस और लिमिटेशंस और provisions contained in ordinary laws cannot act as prohibitions or limitations on the constitutional powers under Article 142. It could mean which one of the following. तो इसको जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे यहाँ विभिन्न तरह के लॉज होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं जिसको हम बोल सकते हैं जो संविधान में मेंशन जो कानून है उसको बोल सकते हैं। फिर ऑर्डिनरी लॉज होते हैं। फिर आपने रूल्स रेगुलेशंस का नाम सुना होगा, जो समय समय पर जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो राज्य सरकारें हो चाहे फिर केंद्र सरकार हो, वो गाइडलाइन जारी करती हैं, रूल्स बनाती हैं। तो ये आपने सुना होगा। कई बार आरबीआई कुछ गाइडलाइन जारी करती हैं, एनडीआरएफ गाइडलाइन जारी करती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए उसमें क्या अंतर होता है। फिर आपने देखा होगा कि कई सारे एक्ट बनाए होते हैं, तो उस एक्ट के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि ये जो एक्ट है वो किस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं वो उससे कैसे अलग होता है। आपने देखा होगा कि जो पार्लियामेंट है, कई सारे एक्ट, हर जो हमारी सेशन होता है पार्लियामेंट में, वो तरह तरह के कानून बनाती रहती है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो संविधान द्वारा जो कानून पहले से बने हुए हैं, जो संविधान में मूलभूत अधिकार जैसे आपको डीपीएसपी हैं और जो दूसरे तरह के कानून हैं, उनसे आपको पता होना चाहिए कि ये सारे जो कानून हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के, चाहे वो रूल्स हो, रेगुलेशंस हों, चाहे फिर स्टैट्यूटरी एक्ट हों या फिर आप बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हों, तो उसमें आपको अंतर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ऑर्डिनरी लॉज हैं उनसे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं वो कैसे अलग अलग हैं। यानी कि ये बोला जा रहा है कि जो ऑर्डिनरी लॉज हैं वो जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है उसके ऊपर कोई लिमिटेशन का काम नहीं करती हैं। तो इस जो ये जो चीज़ है वो आर्टिकल 142 में मेंशन है। तो ये आप ये जो नीचे दिए गए जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा जो है इस चीज़ को बेटर तरीके से बता रहा है। तो पहला जो ऑप्शन है वो ये है, द डिसीजंस टेकन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाइल डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटीज कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है हमारी, उसके द्वारा अगर कोई डिसीजन लिया जाता है अपने ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज करते समय, तो उसे कोई किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो इस ऑप्शन को देख के हमें ये पता चलता है कि जो तरह तरह के लॉज होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा कि कई बार उस पर पिटीशन फाइल कर दी जाती है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने ऐसी गाइडलाइन कैसे जारी कर दी, उसके पावर में नहीं है, या फिर आरबीआई ने ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। अभी हाल में आपने देखा होगा कि डिमोनेटाइजेशन के ऊपर जो पीआईएल फाइल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को क्लीन चिट दी है, और उसमें ये जो मुद्दा था वही था कि सेंटर जो है इस तरह का कानून जो उसने नोटबंदी की थी वो सही था या गलत, यानी कि वो जो प्रक्रिया होना चाहिए था वो पूरा प्रक्रिया को पालन किया गया था या नहीं, यही चेक करने के लिए ये पिटीशन फाइल की गई थी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया जा रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ नॉट कंस्टेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर बाई लॉज मेड बाई द पार्लियामेंट। तो इस जो ऑप्शन है उसमें ये बोला जा रहा है कि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि किसी कानून को वो इनवैलिड या फिर नल एंड वॉइड वगैरह घोषित करती है। साथ साथ पार्लियामेंट का हमारे पास पावर है कि वो किसी भी तरह का कानून बना सकती है। तो इन दोनों में ये बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट, अगर कोई पार्लियामेंट के द्वारा लॉ बनाया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि वो उस कानून के अंतर्गत वो निर्णय को रोक ना सके। तो ये पूछा जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर सी नंबर जो ऑप्शन है कि इन द इवेंट ऑफ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइसिस इन द कंट्री द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी विदाउट द काउंसिल फ्रॉम द कैबिनेट। तो इसमें ये पूछा जा रहा है बेसिकली कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनके पावर्स के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो प्रेसिडेंट के पावर्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के पावर होते हैं या फिर कैबिनेट के पावर होते हैं, वो सारे हमें अच्छे से पता होने चाहिए। और यहाँ पर देखिए आपको जो प्रेसिडेंट की पावर है उसमें इमरजेंसी की भी बात हो रही है। तो कितने तरह के इमरजेंसी हमारे देश में लगाए जा सकते हैं, कब कब कौन सी इमरजेंसी लगी है, ये सारे हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है डी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स कैन नॉट मेक लॉज ऑन सर्टेन मैटर्स विदाउट द कंकरेंस ऑफ यूनियन लेजिस्लेचर। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है, यानी कि जो विधानसभा वगैरह होती हैं, विधान परिषद होते हैं, तो वो जो यूनियन लेजिस्लेचर के सहमति के बिना कुछ मुद्दों पे कानून नहीं बना सकती है।
तो ये सारी जो क्वेश्चंस हैं उससे हमें ये पता चलता है कि आप लक्ष्मीकांत उठाइए या फिर और कोई भी बुक उसी की जैसे सिमिलर हो, जहाँ से आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो आप वहाँ पर ज़रूर देखिए कि जो हमारी जो पावर्स कैसी कैसी हैं, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट की पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की कितने तरह की पावर है, हमारी जो विधानसभा है वहाँ पर उन विधानसभाओं को कितनी पावर दी गई है, कहाँ कहाँ पे विधान परिषद है, और विधान परिषद और विधानसभा की जो ताकतें हैं वो कैसे अलग अलग हैं, और कहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड करती हैं, और कहाँ पे जो विधानसभा है वो ज़्यादा मजबूत हैं, कहाँ पे हैं जो लोकसभा राज्यसभा से ज़्यादा मजबूत है, या फिर राज्यसभा लोकसभा से ज़्यादा मजबूत है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन की, विद रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ए स्टेट इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो राज्य की विधानसभा है उसके ऊपर बात की जा रही है। तो पहला जो ऑप्शन है ये है कि द गवर्नर मेक्स ए कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। दूसरा है व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज द लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। तो इसमें भी आपको लक्ष्मीकांत जो बुक है उससे आप इसको आसानी से आंसर दे पाएंगे। देखिए इसमें क्या पढ़ना है, हमें गवर्नर के बारे में बोला गया है, गवर्नर की पावर्स के बारे में बोला गया है, और गवर्नर की कौन सी पावर, जो वो हाउस को एड्रेस करता है, यानी कि जब जब वो जो गवर्नर है हमारे जो विधान परिषद है या फिर विधानसभा है या फिर उन दोनों की ज्वाइंट सीटिंग है उसको कब कब वो संबोधन देता है, उसके ऊपर ये सवाल पूछा गया है। दूसरा है कि व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव ए रूल ऑन ए पर्टिकुलर मैटर। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जब किसी विधानसभा या फिर आप बोल सकते हैं कि जो हमारे जो स्टेट में जो विधानसभा या विधान परिषद होते हैं तो उनके पास अगर कोई रूल नहीं है उनका अपना किसी पर्टिकुलर मैटर पे, तो वो इस मामले में वो जो लोकसभा द्वारा रूल बनाया गया है उसको फॉलो करती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और आपने अगर अच्छे से लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन हैज ए प्रोटोकॉल अगेंस्ट द स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स बाय लैंड, सी एंड एयर। तो यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन के ऊपर है, और इसमें ये बोला गया है कि इसके पास एक प्रोटोकॉल है जो कि लैंड, सी या एयर से अगर माइग्रेंट्स का स्मगलिंग होता है, जो मजदूर वगैरह होते हैं या प्रवासी लोग होते हैं उनका अगर स्मगलिंग किया जाता है तो उसके लिए इनके पास एक प्रोटोकॉल है UNCAC के पास। दूसरा है कि द UNCAC इज़ द एवर फर्स्ट लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो UNCAC है वो सबसे पहला लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, इससे पहले कोई और ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था। तीसरा ऑप्शन है कि ए हाईलाइट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज द इंक्लूजन ऑफ ए स्पेसिफिक चैप्टर एम्ड एट रिटर्निंग एसेट्स to the rightful owners from whom they had been taken illicitly। तो तीसरा जो ऑप्शन है उसमें एक और बॉडी का चर्चा है यहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और बेसिकली ये कोई बॉडी नहीं है, ये कन्वेंशन है, यानी कि एक ट्रीटी आप मान सकते हैं इसको, जिसपे सभी जो देश हैं वो साइन करते हैं और रेटिफाई करते हैं। तो इस जो कन्वेंशन है उसमें ये बोला गया है कि जो भी राइटफुल ऑनर्स है, यानी कि जिनकी संपत्ति जो गलत तरीके से, अवैध तरीके से हड़प ली गई है, तो उनको वापस दिलाने के लिए ये जो कन्वेंशन है वो बनाया गया है। चौथा ऑप्शन है कि द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC इज मैंडेटेड बाय इट्स मेंबर स्टेट्स टू असिस्ट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बोथ UNCAC एंड UNTOC। तीसरी यहाँ पर आपको बॉडी मिल रही है, पिछले दोनों कन्वेंशन थे जबकि ये एक बॉडी है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम है UNODC, उसके पास ये मैंडेट है कि वो अपने मेंबर स्टेट के को असिस्ट करें किस चीज़ में, कि जो UNCAC और जो UNTOC जिसकी चर्चा ऊपर की गई है उन दोनों की जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करे। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है, जो ये पहले तो आपको ये जो तीनों जो कन्वेंशन है और एक जो यहाँ पर ऑफिस है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अगर अगली बार से आपको न्यूज़पेपर या फिर करंट अफेयर मटेरियल में अगर इन बॉडीज़ का नाम आपको दिखे या फिर UN की किसी भी बॉडी या कन्वेंशन का नाम आपको दिखे तो प्लीज़ उस चीज़ को आप बिल्कुल फॉलो कीजिए और उसके नोट्स बना लीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हो रही है, और जो चौथा है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम के बारे में बात हो रही है। इसमें पूछा क्या क्या गया है
कि इसकी जो प्रोविजंस है वो क्या है, जैसे कि क्या ये पहली लीगली बाइंडिंग ग्लोबल एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है। फिर पूछा गया है कि इसमें जो लैंड सी एयर से जो माइग्रेंट्स होते हैं उनके स्मगलिंग के लिए के खिलाफ एक प्रोटोकॉल है, क्या ऐसा है। तो इस तरीके से उनकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं वो किस पर्पज़ के लिए कन्वेंशन बनाया गया है, उसमें अगर कोई ऐसा कंपोनेंट है जो कि बिल्कुल पहली बार हुआ है या फिर किसी स्पेशल देश ने उसको साइन किया है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको डिटेल उनकी याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है 55 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, एज पर रिसेंट अमेंडमेंट टू द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 फॉरेस्ट dwellers हैव द राइट टू फेल द bamboos ग्रोन ऑन फॉरेस्ट एरियाज। तो यहाँ पर अभी जो बोला गया है कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें ये बोला गया है कि जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट में लोग रहते हैं, जंगलों में जो लोग रहते हैं, उनके पास इसके बाद अब अधिकार हो गया है कि वो जो फॉरेस्ट एरियाज में जो बम्बू होते हैं उसको वो काट सकते हैं। दूसरा है यहाँ पे, एज पर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 बम्बू इज ए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कानून का यहाँ पर नाम लिया गया है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। उसके अंतर्गत ये है कि बम्बू जो है एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है। तीसरा है कि द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 अलाउज ऑनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स। तो इसमें ये बोला गया है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स और दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 है, जिसकी चर्चा ऑप्शन नंबर 2 में की गई है, उसमें ये भी प्रोविज़न है कि ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते हैं जंगलों में, उनके पास माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की ओनरशिप का राइट है। तो इस क्वेश्चन को हमें डिस्कस करके ये पता चलता है कि जो भी ट्राइबल ग्रुप्स वगैरह हैं उनके लिए जो कानून होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और साथ ही साथ उनके लिए अगर कोई भी अमेंडमेंट वगैरह की जाती है, उनके लिए कोई नया स्कीम लिया जाता है, कोई नई बॉडी बनाई जाती है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ साथ उन जो लॉज में जो भी अमेंडमेंट किए जा रहे हैं उस पर आपको गौर करना होगा कि किस चीज़ में क्या चीज़ किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर बम्बू को जो है वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस माना जाता है या नहीं माना जाता है, क्या उसको लिस्ट से हटा दिया गया है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिस्ट से हटा दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं 56 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी द पर्सन ऑफ वन चॉइस। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि संविधान का हमारा कौन सा आर्टिकल जो है वो किसी के शादी करने के अधिकार को सुरक्षित करता है, यानी कि हम किससे शादी कर सकते हैं उसको सुरक्षित करता है। वो चॉइस जो है, वो इंडिपेंडेंस जो है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल देता है। तो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो मूलभूत अधिकारों से जो भी टॉपिक आपको पढ़ने को मिले, चाहे वो बेसिक बुक हो या फिर करंट अफेयर हो, तो उसको बहुत ही ध्यान से पढ़ें कि उसमें क्या क्या प्रोविज़न है। खासकर फंडामेंटल जो राइट है उससे हर साल लगभग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको 4 आर्टिकल दिख रहे हैं, ये 4 आर्टिकल जो हैं लगभग हर साल किसी न किसी रूप में आपको क्वेश्चन में दिखने को मिलते ही हैं, और खासकर प्रीलिम में तो मिल ही जाते हैं। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इन सारे जो आर्टिकल्स हैं उसको हम लोग अच्छे से पढ़ लें, और खासकर जो फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, प्रीएम्बल है हमारा, और जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, और हमारा जो मेन प्रोविजंस है, जो पार्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे जो शेड्यूल हैं, वो सारे हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। 57 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें पहला ऑप्शन है कि अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंट्स एक्ट ए बायोलॉजिकल प्रोसेस टू क्रिएट ए सीड कैन बी पेटेंटेड इन इंडिया। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो इंडियन पेटेंट्स एक्ट को लेके है। उसमें ये बोला जा रहा है कि जो एक सीड को बनाने का जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, एक बीज को बनाने का, उसको इंडिया में पेटेंट किया जा सकता है। दूसरा है, इन इंडिया देयर इज़ नो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडिया में है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड का नाम की कोई बॉडी नहीं है। तीसरा ऑप्शन है कि प्लांट वेराइटीज़ आर नॉट एलिजिबल टू बी पेटेंटेड इन इंडिया। तीसरे में है कि जो प्लांट वेराइटीज़ होती हैं, यानी कि हमारी जो पौधों की प्रजातियाँ होती हैं, तो उसमें जो भारत में कानून है ये है कि इनको भारत में पेटेंट नहीं किया जा सकता। तो इसमें से ये पूछा गया कौन कौन से सही हैं। तो इस आर्टिकल का जो आप इसको कनेक्ट करना चाहें, तो जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का जो इशू है, जो पेपर 3 में जो सिलेबस में दिया हुआ है, उससे आप इसको लिंक कर सकते हैं। अब इसमें देखिए पूछा क्या गया है इंडियन पेटेंट्स एक्ट के बारे में। तो अब चूंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की बात है, तो इंडियन पेटेंट एक्ट हो या फिर कॉपीराइट का कोई एक्ट हो,
या फिर ट्रेडमार्क का कोई एक्ट हो, ये सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर ये लोग न्यूज़ में आए और इनसे रिलेटेड कोई भी मुद्दा अगर न्यूज़ में आए तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखें। और ख़ासकर एडिटोरियल वगैरह में जब इस तरह के मुद्दे आते हैं तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस की हुई होती है। जैसे कि जो मस्टर्ड क्रॉप थे, जीएम मस्टर्ड या जीएम कॉटन की बात करें, बीटी ब्रिंजल की बात करें, तो उसमें भी मुद्दा आया था। तो उसके लिए बहुत सारे जो एडिटोरियल एनालिसिस उस समय न्यूज़ में आ रहे थे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी यूपीएससी द्वारा पूछा गया था। तो इसलिए मैं आपको बार बार जोर देता हूँ कि न्यूज़पेपर आप अच्छे से पढ़ें और खासकर एडिटोरियल का जो पेज है वो आप अच्छे से उसको कंप्लीट करें। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है 58 नंबर क्वेश्चन की कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला जो स्टेटमेंट है कि द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। अब यहाँ पर एक एक्ट का नाम है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ आपको ये बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा कि जो यूपीएससी है वो इन्वायरमेंट सेक्शन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो प्लीज़ अगर आपको पेपर में पढ़ने को मिले कि कहीं पे एक नई स्पीसीज पाई गई है या फिर कहीं पे कोई गाइडलाइन जारी की गई है और साथ साथ अगर कहीं पे आपको डिजास्टर वगैरह देखने को मिलते हैं जिससे कि वहाँ के वेजिटेशन वगैरह को नुकसान हो रहा है, तो प्लीज़ उस चीज़ को आप ज़रूर वहाँ पर बिल्कुल सतर्क हो जाएं। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज का भी मुद्दा है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली रूप से इधर उभर रहा है। तो ये आने वाले समय में और भी बढ़ता जाएगा और यूपीएससी के लिए ये चीज़ हर साल के लिए रिलेवेंट होती रहेगी। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो पहला ऑप्शन है कि स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन in the process of environmental protection and the procedure and manner in which it is sought। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो ये बोल रहा है कि जो भारत सरकार है उसके पास ये पावर है कि जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात आती है, यानी कि जो पर्यावरण बचाने की बात आती है, तो उसमें वो पब्लिक पार्टिसिपेशन की रिक्वायरमेंट को वो मतलब पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है वो करा सकती है। अगर उसकी आवश्यकता है तो वो करा सकती है। और साथ साथ किस मैनर में किया जाए और किस प्रोसीजर में किया जाए वो भी इसमें लिखा हुआ है। दूसरा है कि ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारे वेरियस सोर्सेज होते हैं, चाहे इंडस्ट्रियल सोर्स हो या फिर केमिकल सोर्स हो, कुछ भी हो, वहाँ से अगर हमारा कोई पोल्यूटेंट निकल रहा है, कुछ एमिशन हो कर रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो भी इसी एक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो इसके लिए कानून बना सकती है और इसके लिए गाइडलाइन जारी कर सकती है कि हाँ, इस चीज़ से जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए ये कानून है। तो क्या ये सही है? तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी प्रोटेक्शन एक्ट हो या फिर कोई भी तरह का एक्ट हो, जैसे पेटेंट वाले पिछले वाले जो क्वेश्चन है उसमें मैंने आपको बताया था, तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके जो पर्टिकुलर जो एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। और ख़ासकर ये जो सारी चीज़ें हैं वो तब इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब उसमें रिसेंट में कोई अपडेट होता है, अमेंडमेंट होती है, कोई कानून लाया जाता है उसके रिगार्डिंग या फिर कोई रूल या गाइडलाइन जारी की जाती है, तब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 59 नंबर आर्टिकल है, एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर एक और, यहाँ पर देखिए आपको रूल से मिल रहा है। अभी मैंने आपको बताया ना, एक्ट है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट है या फिर रूल है या गाइडलाइन है या फिर कोई रेगुलेशन है, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, वो रूल्स है, ये कोई एक्ट नहीं है, ये रूल्स है 2016। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इन सारों में क्या अंतर होता है। जो रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, एक्ट हैं, वो सारे आपको जो इन सब में बेसिकली जो अंतर होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो 2016 है उसके अंतर्गत निम्नलिखित जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन कौन से जो हैं वो करेक्ट हैं। तो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। तो इसमें बोला गया क्या, इस जो रूल्स जो जारी किए गए हैं 2016 के, उसके अंतर्गत ये है कि जो कचरा को जनरेट कर रहा है, यानी कचरा जो पैदा कर रहा है, उसको जो है वो कचरे को 5 कैटेगरी में उसको सेग्रीगेट करना होगा, अलग थलग करना होगा, ये उसमें रूल में दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है कि द रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो रूल्स हैं वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है, इसके ऊपर सवाल है। इसमें बोला जा रहा है कि जो नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं जिनको नोटिफाई किया गया है, साथ ही जो नोटिफाइड टाउन्स हैं और जो जितने तरह के इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं वहाँ पर ये रूल्स अप्लाई होते हैं, यानी सारी जगह पे नहीं होते। देखिए लास्ट में यहाँ पर ओनली लिखा हुआ है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। कई सारे क्वेश्चन में लास्ट में जो ओनली लिखा रहता है उसके ऊपर सवाल सही या गलत होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं अगर हमने अच्छे से पढ़ा नहीं हो तो। तीसरा ऑप्शन है कि द रूल्स प्रोवाइड फॉर exact and elaborate criteria for the identification of sites for landfills and waste processing facilities।
तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो रूल्स हैं उसमें ये प्रोविज़न है कि आपने देखा होगा कि जैसे दिल्ली वगैरह जो शहर होते हैं या फिर कोई भी शहर होते हैं, उनके शहर के बाहर खास करके लैंडफिल्स और वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं। यानी कि जहाँ पे जो पूरा कचरा जो शहर का होता है वहाँ पे डंप किया जाता है, और वहीं पे अगल-बगल में रिसाइक्लिंग प्लांट भी होते हैं, जहाँ पर उस कचरे से उससे को चेंज करके, उसके स्वरूप को चेंज करके उससे कुछ वेस्ट मटेरियल को ऐसा बनाया जाता है ताकि वहाँ पे बदबू वगैरह ना फैले, और जो कचरा है उससे कुछ अगर मटेरियल बन सकता है उपयोगी तो वो केयर लिया जाए, यानी उसकी प्रोसेसिंग की जाती है। तो उसमें ये बोला जा रहा है कि इस रूल्स के अंतर्गत सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 है, उसके अंतर्गत क्या ये है कि उसमें पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कहाँ-कहाँ पे जो ये साइट्स होने चाहिए, शहर के बाहर में कहाँ पर होने चाहिए, या फिर शहर के अंदर होंगे तो कहीं पर कहाँ पर होने चाहिए, तो क्या वो इस रूल्स के अंदर दिए गए हैं। चौथा ऑप्शन है कि इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें ये जो चौथा ऑप्शन लास्ट ऑप्शन है, उसमें ये बोला जा रहा है कि ये जो वेस्ट जनरेट कर रहा है उसके लिए मैंडेटरी है ये कि जो भी वेस्ट उसने जनरेट किया है एक डिस्ट्रिक्ट में, वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वो ना ले जा पाए। तो इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि आपको रूल्स के ऊपर भी सवाल आते हैं, और खासकर कौन से रूल्स, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। खासकर आप जानते हैं कि हमारे जो देश है उसमें शहरों की आबादी बढ़ रही है, हमारे शहर फैलते जा रहे हैं, उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी जो एरिया है वो भी एक्सपेंड कर रहा है, और उसके चलते जो शहरों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई है, खासकर जो पोल्यूशन की समस्या है और जो वेस्ट की समस्या है, वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसके ऊपर ये सवाल पूछा गया है, और इस तरह के जो सवाल होते हैं उसको आप अगर देखना चाहें अगर डिटेल से, तो बीच बीच में इसके लिए जो न्यूज़ आते रहते हैं उसके ऊपर एडिटोरियल वगैरह आते रहते हैं, तो प्लीज़ उस चीज़ को अच्छे से उसको कवर करें। और खास खास करके अगर इन तरह के रूल्स में अगर कोई अमेंडमेंट वगैरह होती है, जैसा कि मैंने आपको पिछले जो क्वेश्चंस है उसमें डिस्कशन के दौरान बताया है, तो प्लीज़ उसको ट्रैक करें कि क्या क्या चेंजेस इसमें किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018। यहाँ पर देखिए फिर से एक रूल्स का ही बात हो रहा है, ये कोई एक्ट नहीं है। तो यहाँ पर रूल्स की बात हो रही है कि इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स 2018 के अनुसार यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ रूल्स फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट आर इम्प्लीमेंटेड इट बिकम्स ईजियर फॉर द फर्म्स कंपनीज टू ले ऑफ वर्कर्स। तो इसमें यह बोला गया है कि जो रूल्स बनाए गए हैं फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाता है तो इससे क्या होगा कि जो कंपनी और फर्म जो लोगों को एम्प्लॉय करते हैं अपने यहाँ काम करने के लिए, उनको ले ऑफ करना वर्कर्स को आसान हो जाएगा। यानी कि अगर कोई कंपनी है और वो अपने वर्कर रखती है अपने यहाँ काम करवाने के लिए, तो ये जो जो एक्ट है, जो रूल है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स सेंट्रल अमेंडमेंट रूल्स, तो उसमें ये प्रोविज़न है कि जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होती है उसके लिए अगर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है तो कंपनी के लिए आसान हो जाएगा कि वो जब चाहे या फिर आसानी से जब जितनी जल्दी हो सके वो जो अननेसेसरी उनके पास या फिर अधिक मात्रा में अगर कोई उनके यहाँ मजदूर काम कर रहे हैं तो उनको छटाई कर सकती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि नो नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट शैल बी नेसेसरी इन द केस ऑफ टेम्पररी वर्कमैन। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई टेम्पररी वर्कमैन है जो काम कर रहा है, तो उनको अगर निकालना हो तो उनके लिए कोई भी टर्मिनेशन की नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, उनको तुरंत निकाला जा सकेगा। तो ये जो मामला है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था उस समय, और ख़ास करके जो मज़दूरों को लेके जो सवाल है आपने सुना होगा, जो लेबर कोड्स वगैरह हैं उसके ऊपर बहुत ही सारा जो न्यूज़ है वो आया था, लगातार कई महीनों तक आए थे, और उसके ऊपर कमेंट्स वगैरह भी आए थे एडिटोरियल के रूप में। तो इसके ऊपर जो आपको करंट अफेयर मटेरियल होते हैं जो कोचिंग के, उसके ऊपर भी आपको बहुत सारे मटेरियल उसमें देखने को मिला था। लगभग हर कोचिंग ने इसको कवर किया था। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ज़रूर फॉलो करें, और इस तरह के जो कानून होते हैं जिसमें वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कुछ किया जा रहा हो या फिर इन्वायरमेंट के लिए कुछ किया जा रहा हो, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कुछ इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो, FDI की बात हो रही हो, तो प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो अप करें। 61 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। विद द सर्विस एरिया अप्रोच वाज इम्प्लीमेंटेड अंडर द परव्यू ऑफ। तो यहाँ पर बात हो रही है सर्विस एरिया अप्रोच जो है उसको इम्प्लीमेंट किया गया था किस चीज़ के अंतर्गत। तो चार ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, लीड बैंक स्कीम, मनरेगा, और चौथा जो है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। तो आपको एक टर्म दिया गया है सर्विस एरिया अप्रोच। तो आपने अगर
अच्छे से न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या फिर आपने आपको पता होगा कि तैयारी कैसे की जाती है, किस तरीके से क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछा जाता है, तो आप इस क्वेश्चन का आप निकाल सकते थे आंसर अपने जो न्यूज़ पढ़ते हैं उससे। क्योंकि न्यूज़पेपर में इस तरह के जो टर्म्स है वो आते रहते हैं और हम चूँकि पढ़ने का तरीका नहीं जानते, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है वो हमें नहीं पता। और ये चीज़ क्यों नहीं पता? क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नहीं देखते। तो आप चाहे तो खुद से इसको ज़रूर कवर कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिलेबस है उसको डेली देखा कीजिए। और अगर ना हो सके तो आप वीडियोज़ वगैरह सुन सकते हैं, चाहे आप मेरी वीडियो सुन लीजिए या फिर आप किसी और चैनल पे आपको अगर वीडियो देखने को मिलते हैं तो उससे आप हेल्प ले सकते हैं। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो सिलेबस है उससे ज़रूर लिंक्ड रहें, ताकि जो आपको न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, आपको किताबों से क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या नोट करना है उनसे, वो आपको पता हो। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। 62 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो फिर से यहाँ पर माइनर मिनरल्स की बात हो रही है। उस समय फॉरेस्ट माइनर प्रोड्यूस की बात हो रही थी, इस समय माइनर मिनरल की बात हो रही है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया में जो माइनर मिनरल्स हैं उनके मैनेजमेंट के रेफरेंस में यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं ये बताइए। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी लॉ अभी कंट्री में है माइनर मिनरल के रिगार्डिंग, तो उसमें ये बोला जा रहा है कि जो सैंड है वो भी माइनर मिनरल माना जाता है कंट्री में। दूसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो हमारी जो राज्य सरकारें हैं उनके पास जो माइनर मिनरल्स हैं उनकी जो माइनिंग लीजेस हैं उनको ग्रांट करने की पावर है। अगर जैसे किसी देश में किसी राज्य में कोई इंपॉर्टेंट माइनर मिनरल है, जैसे आप कोल की बात कर सकते कोयला, तो कोयला की उसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि जहाँ पर भी कोयला के खदानें हैं तो उनको वो लीज जो प्रदान करनी है उसकी जो शक्ति है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। आगे बोला जा रहा है कि बट द पावर्स रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू द ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। की ठीक है, जो ग्रांट करने की पावर माइनिंग लीजेस जो हैं उनको ग्रांट करने की पावर तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो जो फॉर्मेशन ऑफ रूल्स की बात है कि जिसके आधार पर जो स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर आती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ये स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास अगर उनके राज्य में इलीगल माइनिंग हो रही है माइनर मिनरल्स की, तो उनके खिलाफ वो रूल को फ्रेम बना सकती है, यानी कि रूल को वो ला सकती है, नए नए कानून उसमें बना सकती है। तो इस जो क्वेश्चन है उसको आप जो न्यूज़पेपर है उसमें इसको मुझे याद है अच्छे से कि उसमें ये मेंशन किया हुआ था। और अगर आपको ये जानना है कि जो किस तरीके से जो क्वेश्चन है कहाँ से बनाए जाते हैं यूपीएससी द्वारा, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर माइनर मिनरल सैंड आप इसको लिख के गूगल कर दीजिए या फिर यूपीएससी साथ में जोड़ दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से और किस टाइम का जो ये है वो क्वेश्चन है और किस तरीके से यूपीएससी ने उससे क्वेश्चन बनाया था। आपको तुरंत न्यूज़पेपर के लिंक मिल जाएंगे जहाँ पर ये चीज़ न्यूज़ में रही होगी। आप इस चीज़ को करके देखिए, आपको साफ साफ पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं। 63 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पहला स्टेटमेंट है कि मोस्ट ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेप्ट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज़। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो इंडिया की जो एक्सटर्नल डेप्ट है वो उसमें से जो ज़्यादा अधिकतर जो भाग है वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा बियर की जा रही है, यानी कि उनका जो डेप्ट का हिस्सा है इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट का, उसमें जो अधिकतर जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ के द्वारा रखा गया है। दूसरा है कि ऑल ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल डेट इज डिनोमिनेटेड इन यूएस डॉलर्स। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जितना भी भारत का जो बाहरी कर्जा है, बाहरी जो कर्ज है वो अधिकतर जो पूरा का पूरा जो है वो यूएस डॉलर में है। तो ये जो आर्टिकल है वो आपको देखने को मिलता है जब बीच बीच में रिपोर्ट्स आती हैं कि जो भारत की जो करंट अकाउंट डिफिसिट है वो इतना है और भारत के ऊपर इतना कर्ज बढ़ गया है, या फिर भारत की जो जीडीपी है उससे कर्ज का अनुपात इतना है। ये बीच बीच में आर्टिकल्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर में। और ख़ासकर जो आप देखते होंगे जो ऑनलाइन जो डीडी न्यूज़ वगैरह जो ऑफिशियल चैनल है सरकार के, उस पर भी इन चीज़ों की चर्चा होती रहती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को फॉलो करें। आपको जब भी समय मिले तो डीडी न्यूज़ वगैरह की न्यूज़ आप ज़रूर सुनें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। साथ साथ जो संसद टीवी है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए बोला गया है कि जो इंडिया की एक्सटर्नल डेब्ट में अधिकतर जो हिस्सा है वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ की है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि जो भारत की सरकार की जो बजट आप खासकर आए तो उसमें आपको देखना चाहिए कि कौन सी जो भारत की जो बजट है वो किस किस सेक्टरों में कितना परसेंट जा रही है। जैसे कि अभी रक्षा के क्षेत्र में कभी बढ़ा दिया जाता है, कभी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाने की बात होती है, कभी कभी जो हमारा जो फिजिकल डिफिसिट है उसको लिमिट में रखने की बात होती है। तो इस तरीके के जितने टर्म है जो कि बार बार आते हैं, चाहे डेब्ट की बात हो, चाहे फिर आप बोल सकते हैं कि जो फॉरेक्स रिजर्व की बात हो, या फिर डेब्ट की बात, एक्सटर्नल डेब्ट की बात हो, इंटरनल डेब्ट की बात हो, या फिर आप बोल सकते हैं कि एफडीआई से रिलेटेड जो डेटा आते हैं बजट वगैरह में, इकोनॉमिक सर्वे में, वो सारी हमारे चीज़ें हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 64 नंबर जो क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एसेट्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक इन इंडिया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एक कमर्शियल बैंक जैसे कि एसबीआई आप मान सकते हैं, पीएनबी मान सकते हैं, एचडीएफसी मान सकते हैं, ये सारे जो है वो हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक हैं। तो उनके रिगार्डिंग ये बोला जा रहा है कि उनके जो एसेट्स होते हैं इन बैंकों के, उनमें किसको शामिल नहीं किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कि एडवांसेस, दूसरा है डिपॉजिट्स, तीसरा है इन्वेस्टमेंट्स, चौथा है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। तो ये आपको बेसिकली आपको जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बुक है उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं, उसमें आप आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर पा लेंगे। आपको साथ साथ ये भी ध्यान देना चाहिए जब भी आपको कुछ पढ़ने को मिले और आप नए स्टूडेंट हैं, और खासकर जो पुराने स्टूडेंट हैं तो उनके तो अप्रोच ये तैयार हो चुकी होती है, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, जैसे कि यहाँ कमर्शियल बैंक आपको टर्म मिल रहा है, आपको तुरंत ये चीज़ आपको ध्यान देना चाहिए। इसको अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ आप गूगल कीजिए और उसमें देखने की कोशिश की कमर्शियल बैंक आखिर कहते किसे हैं, और जो दूसरे नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको वो जो है वो कमर्शियल बैंक से कैसे अलग है। ये सारे क्वेश्चन आपको दिमाग में क्लिक करने चाहिए, तब जाके आप यूपीएससी के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। क्योंकि यूपीएससी जो है वो अब इस तरीके का अप्रोच ढूंढने लगी है स्टूडेंट्स के अंदर कि उनके पास जो चीज़ वो देखते हैं या फिर जो भी वो पढ़ते हैं उसके ऊपर अपनी डिसीजन ले पाते हैं या नहीं, यानी अपना अप्रोच डेवलप कर पाते हैं या नहीं, या सिर्फ जो भी लिखा है वो सिर्फ पढ़ लिया, रट लिया, हो गया। ठीक है, अब कमर्शियल बैंक जहाँ पे बोला जा रहा है तो आपको ये चीज़ सर्च करनी चाहिए, आपके दिमाग ऐसा होना चाहिए कि तुरंत आपको ये जिज्ञासा अंदर पैदा होनी चाहिए कि कमर्शियल बैंक को आप सर्च कर लें। नेक्स्ट चलते हैं 65 नंबर जो आर्टिकल है, क्वेश्चन है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज आर कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूटर्स टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारत के संदर्भ में जो करेंसी क्राइसिस की जो रिस्क है तो उसको घटाने के लिए कौन कौन से कंट्रीब्यूटर या कंट्रीब्यूटर्स हो सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से कारक हो सकते हैं। तो पहला जो ऑप्शन है कि द फॉरेन करेंसी अर्निंग्स ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, जो इंडिया का आईटी सेक्टर है वो जो फॉरेन करेंसी कमाई करती है क्या वो है। दूसरा है इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कि जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज करे तो क्या वो है। तीसरा है कि रेमिटेशन फ्रॉम इंडियंस अब्रोड, जो इंडियन जो है बाहर रह रहे हैं, भारत से बाहर रह रहे हैं और वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं क्या वो चीज़ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला गया है कि जो इंडिया की जो करेंसी क्राइसिस है उसको घटाने में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिवली उसको योगदान दे सकती हैं। तो मान लिए जो ये जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरफ इंडिकेट करती है कि आपको समझ होना चाहिए आप में। जैसे कि इसमें आपको डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि जैसे कि आपको करेंसी क्राइसिस पता होना चाहिए कि कैसी करेंसी क्या होती है। आपने ज़रूर ये टर्म सुना होगा कहीं ना कहीं। अब करेंसी क्राइसिस जब होती है, जैसे कि आपने जर्मनी में सुना होगा जो वर्ल्ड वार हुए थे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, उसके बाद वहाँ पर कितनी ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई थी, उसके चलते जो दूध वगैरह के जो रेट है वो इतने बढ़ गए थे कि लोगों को जो एक बोल सकते हैं कि एक रिक्शे भर के जो नोट ले आके वहाँ पे डालना पड़ता था। तो इसको आप करेंसी क्राइसिस बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कौन सी जो चीज़ें हैं नीचे दी गई हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, वो करेंसी क्राइसिस के रिस्क को घटा सकते हैं। तो ये जो है क्वेश्चन बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है, और आप जब तक अपने जो अप्रोच है उसमें समझ को नहीं डेवलप करेंगे, आप क्वेश्चन या जिज्ञासा को नहीं डेवलप करेंगे, तब तक यूपीएससी आपके लिए थोड़ी सी टफ जॉब हो सकती है, यानी कि इसको क्रैक करना आपके लिए टफ जॉब हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं 66 नंबर जो क्वेश्चन है हमारे यहाँ कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन एमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी ए डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक्स और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन द रिसेंट पास्ट। तो यहाँ पर गवर्नर के ऊपर सवाल है। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि कौन सी जो कमीशन है उसने ये एडवाइस दिया था, उसने ये सजेस्ट किया था कि जो गवर्नर है
वो तो जिस राज्य में पोस्ट किया करना है हमें किसी गवर्नर को, तो उस राज्य का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बाहर का होना चाहिए। यानी कि अगर बिहार में किसी को पोस्ट करना है तो यूपी का हो या फिर मिजोरम का हो, वो केरला का हो, वो चलेगा, लेकिन बिहार का वो आदमी नहीं होना चाहिए। दूसरा यह बोला जा रहा है कि वो डिटैच्ड फिगर होना चाहिए, यानी कि उसकी जो हाल फिलहाल में जो ज़िंदगी है, 5-10 साल की बात करें, 15 साल की बात करें, तो वो राजनीति में एक्टिव नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ जो रिकमेंडेशन है या ये जो सजेशन आपको मैंने बताया अभी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कमीशन के द्वारा ये सजेशन दिया गया था। 4 ऑप्शन है। फर्स्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, दूसरा है राजमन्नार कमेटी, तीसरा है सरकारिया कमीशन, चौथा है नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जानते हैं कि यूपीएससी में जो कमीशन वगैरह है और उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ कमीशन ही क्यों, खासकर जो एनजीओज़ वगैरह होते हैं वो भी कितनी सारी रिपोर्ट निकालती हैं। क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती हैं, मूडीज़ वगैरह, वो बीच बीच में रिपोर्ट लाती हैं। साथ ही साथ जो वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाएं हैं और भी जो संस्थाएं हैं, यूएन जैसी संस्था है, तो वो हमारे लिए रिपोर्ट लाती हैं और वो कुछ रिकमेंड करती हैं या कुछ गाइडलाइन जारी करती हैं। तो हमारे लिए यूपीएससी के लिए कितना आवश्यक हो जाता है ये आप जानते हैं भली भांति। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देख के हमें ये पता चलता है कि हमें ये चीज़ अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी जो कमीशन अगर न्यूज़ में आए तो वो किस चीज़ के लिए न्यूज़ में है और उसने क्या सिफारिश की थी, ये आपको उसमें ढूंढना होगा। नेक्स्ट चलता है 67 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, Which of the following is issued by registered foreign portfolio investors to overseas investors who want to be part of the Indian stock market without registering themselves directly? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि मान लिया कोई फॉरेन ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जो बाहर में देश के बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने आपको यहाँ पर रजिस्टर नहीं करना चाहते। तो वो फिर जो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो कौन सी जो सर्टिफिकेट या फिर आप बोल सकते हैं पेपर या फिर नोट वो जारी करती हैं जिसके ज़रिए वो यहाँ कर सकते हैं बिना रजिस्टर किए हुए। यानी कि अगर किसी बाहर के जो कंपनी है या फिर कोई लोग हैं तो वो अगर भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि हम इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करें लेकिन यहाँ पर हमें रजिस्टर ना कराना पड़े। तो उसके लिए कौन सी जो विधि है या फिर कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो बिना रजिस्टर कराए वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, प्रॉमिसरी नोट, पार्टिसिपेटरी नोट। तो ये जो क्वेश्चन है उससे हमें ये पता चलता है, ये समझने को मिलता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो टोटली जो है वो आपको जो भी उसमें आपको न्यूज़ में जो भी आपको इस तरह के जो टर्म्स मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, कमर्शियल पेपर है, प्रॉमिसरी नोट है, पार्टिसिपेटरी नोट है, तो आपने देखा होगा जो इकोनॉमी का जो पेज होता है पेपर का, उसमें अक्सर ये तरह के टर्म्स आपको मिलते रहते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि यहाँ पर जो इस महीने जो भारत में जो FDI आई है उसमें जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा निकाल रहे हैं या फिर पैसा ला रहे हैं, इनकी जो ट्रेंड है वो इस तरह का है। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स है वो आती रहती हैं इनके रिगार्डिंग। तो आपको चाहिए कि वो उस चीज़ को आप अच्छे से फॉलो करें और ये चीज़ आपको तब तक नहीं आएगी आइडिया कि इसमें इस तरीके से इसको पढ़ना है जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं आप सबको फिर से बोलना चाहूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने पास ज़रूर रखें। अगर आपके पास इतनी क्षमता है कि आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं तो प्लीज़ उसको समझें, नहीं तो आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है वो ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला ऑप्शन है कि एज पर लॉ द कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटीज एक्सिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल्स। तो पहला स्टेटमेंट ये है कि कानून के अनुसार एज पर लॉ जो कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट है, यानी कि जो आप जानते हैं कि कहीं पे जो कोई इंडस्ट्री लगाई जा रही है, कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उसके बदले उस कंपनी से ये बोला जाता है कि आप दूसरे जगह पे जितना पेड़ काटे हैं उस अनुपात में या फिर जो भी कानून के अनुसार ज़रूरी है उतने पेड़ आपको लगाने हैं। तो उसके लिए एक फ़ंड बनाया गया है, तो उसमें उसी के अनुसार ये बोला जा रहा है कि जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट है और जो प्लानिंग अथॉरिटी है वो नेशनल और स्टेट लेवल दोनों पे होती है। दूसरा ऑप्शन ये है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2016। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 है, इसमें एक एक्ट की बात की जा रही है।
तो उसमें बोला जा रहा है कि इस एक्ट के अंतर्गत ये प्रोविज़न है कि जो पीपल पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी है, किसमें, कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, यानी कि जो भी अफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम जो कंपल्सरी जो किए जा रहे हैं उसमें पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी है इस एक्ट के अनुसार। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करके हमें ये पता चलता है कि एक तो ये एनवायरनमेंट का से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको कंजर्वेशन का यहाँ पर आपको एंगल दिख रहा होगा कि अफॉरेस्टेशन है तो यानी कंजर्वेशन की बात हो रही है, बाय जो हमारी इन्वायरमेंट को बचाने की बात हो रही है, ये आपको दिख रहा है। और उससे रिगार्डिंग आपको देखिए यहाँ पर एक एक्ट भी दिख रहा है, कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016, जो पहली बार अगर आपने इस क्वेश्चन को बिना डिस्कस किए हुए देखा होता पेपर में तो आपको लगेगा कि ये कोई इंपॉर्टेंट एक्ट नहीं है, इसको हटाओ। लेकिन देखिए क्वेश्चन में कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016 का मेंशन है। तो इस तरीके के जो आपको ऐसे लगते हैं कि ये आर्टिकल या फिर ये कोई एक्ट है या फिर ये गाइडलाइन है, ये रूल है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो प्लीज़ उसको ज़रूर कंसिडर कीजिएगा कि आप सही हैं या फिर गलत हैं। नेक्स्ट चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू which of the following review the independent regulators in sectors like telecommunications, insurance, electricity, etc। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंडिया में जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स हैं, किस चीज़ के इंडिपेंडेंट रेगुलेटर, टेलीकम्युनिकेशन का चाहे क्षेत्र हो, चाहे इंश्योरेंस का क्षेत्र हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का क्षेत्र हो, तो इन सारे क्षेत्रों में जो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हैं यानी खुद से जो रेगुलेट करते हैं बिना किसी गवर्नमेंट के दबाव के, उनको रिव्यू करने की जो पावर है वो कौन करता है। तो पहला ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है एड हॉक कमिटीज सेटअप बाय द पार्लियामेंट, दूसरा है पार्लियामेंट्री डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज, तीसरा है फाइनेंस कमीशन, चौथा है फाइनेंशियल सेक्टर लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, पांचवा है नीति आयोग। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको पूछा गया है रेगुलेटर्स के रिगार्डिंग, यहाँ पर सवाल पूछा गया है और इसमें ये पूछा गया है बेसिकली कि किसके अंदर जो है वो ये पावर है कि वो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को रिव्यू करता है। और ऑप्शन में देख लीजिए यहाँ पर एड हॉक कमिटीज़ है। तो मैं नए स्टूडेंट्स के साथ ये बोलना चाहूँगा, उसको अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर आपके लिए कुछ जिज्ञासा आपको पैदा करता है तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे आपको एड हॉक कमिटीज़ मिली, तो आप अगर पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आपको शायद इस बारे में नहीं पता होगा कि एड हॉक कमिटीज़ क्या होती हैं, मैं आपको बताने भी नहीं जा रहा हूँ। तो आपको ये चाहिए कि ये जिज्ञासा आपके अंदर बनी रहे और आप तुरंत इसको गूगल करें या फिर जब आप अपने एक नोटबुक बनाएं उसमें नोट कर लें कि हाँ मैंने आज ये टर्म्स नहीं सीखी हैं जो न्यूज़पेपर में आए थे या फिर करंट अफेयर मटेरियल में आए थे, मैंने ये टर्म जो एड हॉक कमिटीज़ हैं हमको समझ में नहीं आया था एक बार पढ़ने पर, तो मैं इसकी परिभाषा गूगल करके देखूँगा या फिर उसके ऊपर कोई वीडियो है तो वो मैं देख लूँगा। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्लियामेंटेड डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी। अब आपको स्टैंडिंग कमेटी आपको नहीं पता है तो आपके लिए ये चाहिए कि आप उसको अपने नोटबुक में नोट करें और उसको ज़रूर गूगल करके देख लें कि आखिर ये चीज़ है क्या। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू इंडियाज 5 ईयर प्लान विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। तो इंडिया के जो 5 साल के प्लान है उसके ऊपर सवाल पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि जो 5 ईयर प्लान है वो 2014 तक वो 2012 तक चले थे। उसके बाद जो जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो उसने 5 ईयर प्लान को बंद कर दिया और उसके जगह पर जो नीति आयोग है उसने जो 7 ईयर प्लान है, 3 ईयर प्लान है और जो लॉन्ग टर्म प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया था। 15 साल के प्लान है उसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये चीज़ तो बंद हो चुका है 5 ईयर प्लान वाले जो किस्से हैं, लेकिन उसके ऊपर सवाल जो है वो अभी भी आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें ये पता चलता है कि जो हमारे स्टैंडर्ड बुक में जो हिस्ट्री हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी कि जो स्वतंत्रता के बाद जो हमारी जो विकास जिस तरह से हुआ है उसमें 5 ईयर प्लान का योगदान हो या फिर जो नेशनलाइजेशन का इशू है जिसमें राष्ट्रीयकरण किया गया, ये सारे जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जो इंडिया की हिस्ट्री में जो स्वतंत्रता के बाद की जो इंडिया की हिस्ट्री है इकोनॉमिक हिस्ट्री, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहला ऑप्शन इसमें देखते हैं कि फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान देयर वाज ए डिटरमाइंड थ्रस्ट टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेसिक एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो दूसरा 5 ईयर प्लान है उसमें जो थ्रस्ट था मेन वो बेसिक और जो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हैं उनकी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर था। दूसरा है कि द फोर्थ 5 ईयर प्लान एडॉप्टेड द ऑब्जेक्टिव ऑफ करेक्टिंग द अर्लियर ट्रेंड ऑफ इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक पावर। तो जो इसमें बोला जा रहा है कि चौथा जो 5 ईयर प्लान था उसमें जो मेन ऑब्जेक्टिव था, उद्देश्य था, वो ये था कि जो लोगों के हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में जो ज़्यादा पावर जा रही थी और ज़्यादा जो धन है इकट्ठा होता जा रहा था उसको वो ठीक करने को, यानी कि सब में बराबर का सबके हाथों में पैसे जाए, सबके हाथों में ताकत जाए,
इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए फोर्थ जो 5 ईयर प्लान था उसमें प्रोविजंस थे। तीसरा ऑप्शन ये है कि इन द फिफ्थ 5 ईयर प्लान फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंशियल सेक्टर वाज इंक्लूडेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लान। तो इसमें जो बोला गया है कि जो 5वां 5 ईयर प्लान है उसमें ये पहली बार किया गया कि जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसको प्लान के इंटीग्रल पार्ट के रूप में जोड़ लिया गया है, यानी कि अब जब भी आगे प्लान बनेंगे उसमें फाइनेंशियल सेक्टर को हमेशा रखा जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो आपको मैंने जैसे बताया कि जो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, खासकर जो इंडिपेंडेंस के बाद है, वो हमारे लिए प्रीलिम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें देखिए आपको 2 ईयर 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, फोर्थ 5 ईयर प्लान और फिफ्थ 5 ईयर प्लान की भी यहाँ पर उनके ऑब्जेक्टिव्स को लेके यहाँ पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट चलते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो एक जो ये वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशन है, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, जो कि मेनली चाइना द्वारा हेड किया जाता है, लीड किया जाता है। तो इसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं 3 इसके बारे में कि AIIB हैज़ मोर देन 80 मेंबर नेशंस, की इसके पास जो है AIIB के पास 80 से ज़्यादा सदस्य देश हैं। दूसरा है कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, यानी कि जो AIIB है उसमें इंडिया जो है उसके पास सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। तीसरा है कि AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर्स फ्रॉम आउटसाइड एशिया। तो इसमें ये बोला जा रहा है कि जो AIIB है उसमें उसके पास एशिया के बाहर कोई भी सदस्य देश नहीं है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कल को हो सकता है कि ADB पे पूछ लिया जाए, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हो सकता है कि कल को वर्ल्ड बैंक पे पूछ लिया जाए, IMF पे पूछ लिया जाए, यानी कि किसी भी तरीके से सवाल बनाए जा सकते हैं जो वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूशंस हैं। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसके सदस्य देशों के बारे में हमें पता होना चाहिए, भारत उसका सदस्य है कि नहीं ये पता होना चाहिए, और जो ज्योग्राफी है यानी कि उस देश की जो सदस्यता है वो किसी एक कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई है या फिर उसके बाहर भी है, ये आपको पता होना चाहिए। और सिर्फ इसी के बारे में नहीं, सिर्फ बैंकिंग के बारे में ही नहीं, बल्कि कोई भी कन्वेंशन हो, कोई भी एग्रीमेंट हो, कोई MOU हो जो कि UN ने लाया हो कोई, या फिर आप बोल सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने किया हो, या फिर कुछ देशों ने किया हो, या जैसे वासेनार अरेंजमेंट का नाम आपने सुना होगा, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का नाम आपने सुना होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, उसके सदस्य देश अभी फ़िलहाल कौन-कौन है, ये सारी चीज़ें, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर सवाल पहले भी पूछ लिए जा चुके हैं। 72 नंबर क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट साइंड बाय द इंडियन बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिसेंटली। तो यहाँ पर सवाल है कि जो इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट है जिसको इंडियन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने साइन किया था, उसका क्या मकसद था, पर्पस क्या था। तो ये एक टर्म है इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट, और ये बिल्कुल प्रोमिनेंटली जो था उस समय न्यूज़ में था। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि जो पहला जो ऑप्शन है ये आपको कि टू लेसन द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया पेरेनियल बर्डन ऑफ फिजिकल डिफिसिट एंड करेंट अकाउंट डिफिसिट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो भारत सरकार की जो फिजिकल डिफिसिट है जो बढ़ती जा रही है या फिर लगातार बनी हुई है उसको, और जो करेंट अकाउंट जो डिफिसिट है दोनों को कम करने के लिए। अब यहाँ पर नए स्टूडेंट को मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा सा जगाना चाहूँगा कि आप तुरंत इसको ज़रूर सर्च करें कि फिजिकल डिफिसिट क्या होता है, करंट अकाउंट डिफिसिट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपके अंदर जिज्ञासा ज़रूर होनी चाहिए कि कुछ भी आप नया देखें तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जैसे कि इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट आपने अगर न्यूज़ में पढ़ा या फिर इसी तरह का कोई और टर्म पढ़ा तो तुरंत उसको गूगल कीजिए, या फिर न्यूज़पेपर में ही आर्टिकल में अगर उसका आंसर मिल जाता है तो प्लीज़ उसको ज़रूर समझ लीजिए कि हाँ इस चीज़ के बारे में ये है, और किस जो संगठन है या किस जो इंस्टीट्यूशन है उसके रिगार्डिंग ये है। दूसरा ऑप्शन है कि टू सपोर्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब रोड की हो गई बात, या फिर रेलवे डेवलपमेंट की बात हो गई, या पोर्ट की है, या फिर एनर्जी की बात है, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके डेवलपमेंट की बात को हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोलते हैं। तीसरा है कि टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर लोन्स ऑफ 50 करोड़ और मोर। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एप्लीकेशन है 50 करोड़ या ज़्यादा से उससे ज़्यादा का, तो उसके लिए एप्लीकेशन अगर लोन के लिए मिलते हैं तो उसमें एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के तौर पे काम करने के लिए ये इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया गया है। चौथा है कि टू एम एट फास्टर रिजोल्यूशन ऑफ स्टेट एसेट्स ऑफ 50 करोड़ और मोर विच आर अंडर कंसोर्टियम लेंडिंग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो 50 करोड़ से ज़्यादा के जो स्टेट एसेट हैं, यानी जिनके लिए लोन दिया गया था लेकिन वो निकलने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि उनका जो जल्दी रिजोल्यूशन हो सके, उनका वो लोन जल्दी से निकल सके, उसके लिए यहाँ पर बात हो रही है।
तो जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चीज़ महत्वपूर्ण है कि वो तुरंत स्टेट एसेट क्या होते हैं वो उसको गूगल करें, कंसोर्टियम लेंडिंग क्या होती है उसको वो गूगल करें। तो इस तरीके से आप तैयारी करेंगे तो आपके जो सफल होने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर 73 नंबर क्वेश्चन है कि द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सेलेक्टेड बाई। तो यहाँ पर पहला स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न बैंक, इन चारों में से कौन जो है वो पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि एसबीआई है, आरबीआई है। और मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा आप लोगों को कि तुरंत आपको पब्लिक सेक्टर बैंक अगर ना पता हो तो उसको गूगल कर ले, और अगर पता भी हो तो भी अगर आपके पास अगर थोड़ा सा टाइम हो तो उसको गूगल करके उसकी परिभाषा अच्छे से जान लें कि पब्लिक सेक्टर बैंक के पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए, उसका रेगुलेशन कौन करता है, उसको कब स्थापित किया गया था, अगर वो जो आरबीआई के एक्ट के कौन से प्रोविजन के अंतर्गत उसको रेगुलेट किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 74 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB इज़ द फर्स्ट रेगुलेटरी बॉडी सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें बोला गया है जो PNGRB है वो पहली रेगुलेटरी बॉडी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि वन ऑफ द टास्क ऑफ PNGRB इज़ टू इंश्योर कम्पिटिटिव मार्केट्स फॉर गैस। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो PNGRB है उसका जो मेन टास्क है वो ये है कि वो जो गैस की जो मार्केट है, यानी गैस जहाँ पे बिकना चाहिए, यानी कि गैस के लिए जो भी डिमांड वगैरह जहाँ से आती है तो उसके लिए कम्पिटिटिव मार्केट ये सेट मतलब इंश्योर कर सके, यानी गैस के लेन देन में लेके कोई भी एक तरीके से मोनोपोली किसी की ना हो और बिल्कुल कंपटीशन वहाँ पे बरकरार रहे। तीसरा ऑप्शन ये है कि अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ PNGRB गो बिफोर द एपेलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर PNGRB के खिलाफ भी अगर कहीं पर अपील किया जाता है तो वो एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी के पास जाता है। तो इस क्वेश्चन को देख के हमें ये पता चलता है कि अगर कोई बॉडी वगैरह ऐसे न्यूज़ में हो तो उसके बारे में आप अगर डिटेल में पढ़ें, जैसे कि आप बोल सकते हैं करंट अफेयर जो मटेरियल होते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, तो वो जैसे कोई बॉडी अगर न्यूज़ में आई है जैसे कि CBI है या फिर ED है तो उसके बारे में वो डिस्कस करते हैं कि वो कब सेटअप किया गया था, कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत है, कौन सी डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, उसको कौन हेड करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, ये सारी चीज़ें उसमें आपको करंट अफेयर मटेरियल है उसमें मिलती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको भी खुद से भी उसको कर सकते हैं, और उसके जो टास्क हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके खिलाफ अगर एपेलेट अगर कहीं पे अपीलीय भी अगर कहीं पे चर्चा हो रही है एक्ट में या फिर उस बॉडी के लिए है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं 75 नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है आज के। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के पहले मैं हमेशा की तरह ये आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो, आपके ये वीडियो अगर आपको हेल्प कर रहे हों आपके प्रिपरेशन में, आपको आइडिया दे रहे हों, आपको डायरेक्शन दे रहे हों कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, आपको जो कि न्यूज़पेपर है वो कैसे पढ़नी चाहिए, आपको प्रीलिम की तैयारी कैसे करनी चाहिए, मेंस में तैयारी कैसे करनी चाहिए, या किसी भी तरीके का हेल्प अगर आपको मिल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। मैं इस चीज़ को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी जब दूसरों की वीडियो देखता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि उस लड़के ने मेहनत की है, और मैं उसको लाइक करना भूल जाता हूँ, उसके पहले ही मैं अगले वीडियो पे स्किप कर जाता हूँ। तो इसलिए ये याद दिलाने के लिए है कि अगर आपको सच में लाइक करने का अगर आपको इच्छा है कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। आपके दोस्त फ्रेंड वगैरह हों और वो अगर आपके साथ ही तैयारी करते हो तो उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अगर बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको खुद आगे ये वीडियो चाहिए और भी वीडियोस चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ इसी तरह वीडियो में बने रहें। और हम तरह तरह के वीडियोज़ यहाँ पर लाते रहते हैं। जल्द ही हम लोग बिल्कुल डेली बेसिस पे जो द हिंदू के जो करंट अफेयर हैं उसको डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे जो वीडियोज़ होते हैं जो बेसिक लेवल के हैं जैसे कि NCERT वगैरह के जो बुक्स हैं और जो लक्ष्मीकांत जैसी बुक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको आगे भी हमारा जो सर्विसेज हैं उनके लाभ उठाना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो 75 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज व्हाट इज आर द डिफरेंस या डिफरेंसेस बिटवीन लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन जिसको LTE बोलते हैं एंड VoLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। तो यहाँ पर LTE और VoLTE आपने अपने मोबाइल में देखा होगा, जब 4G लॉन्च हुआ था जियो का और जो एयरटेल का जो 4G लॉन्च हुआ था तो उस समय आपको मोबाइल में ऊपर सिंबल बनता था LTE का VoLTE का। ठीक है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अब पहला ऑप्शन क्या है, LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड VoLTE इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। दूसरा है कि LTE इज डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड VoLTE इज वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी।
तो इसके ऊपर सवाल है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कुछ भी अगर ऐसा आपको देखने को मिले जो बिल्कुल अनयूजुअल हो, जैसे कि जिस समय हमारे मोबाइल 4G हुए थे, 3G से हम लोगों ने 4G पे जब हम लोगों ने स्विच किया, तो ये कुछ सिंबल जो बन के आ रहे थे ऊपर मोबाइल पे, जो टावर के बगल में होते हैं, टावर सिग्नल जहाँ पे दिखते हैं उसके बगल में वोल्टी वगैरह लिख के आने लगे थे। तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि हमें प्लीज़ मतलब इस चीज़ को ज़रा गूगल करें। ठीक वैसे ही ये भी सवाल आ सकता है कि जैसे नोट्स, हमारे बैंक के नोट्स होते हैं, 10 के नोट है, 20 के नोट है, और खासकर जो नए नोट जारी हुए हैं, तो उसके पीछे जो है वो आपको चित्र देखने को मिलते हैं। किसी पे मंगलयान का चित्र है, किसी पे लाल किले का चित्र है, किसी पे जो कोणार्क मंदिर है उसका चित्र है, कहीं पे आपको कर्नाटक के जो हम्पी के मंदिर हैं, या फिर वहाँ पे जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उसके चित्र हैं। तो क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि आखिर ये क्या है, और उसके जो कौन से नोट हैं, ये किस चीज़ पे आपको किस तरीके के जो फ़ोटो वगैरह हैं वो किस मतलब इतनी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है जो ये नोटों पे आई है। तो इस तरीके की जिज्ञासा वाली अगर अगर अप्रोच रखेंगे तो आपके लिए सिविल सर्विस की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। और मेरा यकीन कीजिए, जिज्ञासा जब आपके अंदर डेवलप होगी तो जो यूपीएससी के क्वेश्चन है वो भी जिज्ञासा बेस्ड ही होते हैं। आपको ये चीज़ धीरे धीरे पता लगने लगेगी कि जो आप क्वेश्चन को प्रिडिक्ट करने लगेंगे कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर इंश्योर करें। और आज की इस वीडियो में इतना ही। आपने इतने गौर से और ध्यान से सुना, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, और जाते-जाते मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जो मैंने आपको बातें अभी 1 मिनट पहले आपको बताई, वो प्लीज़ वो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में इतना ही। तो गुड बाय एंड जय हिंद।